फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल सिंपल क्लासेस में। वी वेलकम ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, ये सीरीज जैसा कि आप जानते हैं PYQ सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज है। टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड दिस इज द 4th वीडियो। इसके पहले वीडियो 1, 2 और सेट 3 ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो ये ऊपर लिंक भी है, इस पर क्लिक करके भी जा सकते हैं या हमारी प्लेलिस्ट से भी आप इन वीडियोज को वॉच कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। एंड प्लीज रिमेंबर दैट ऑल दीज क्वेश्चंस आर रेलेवेंट फॉर ऑल स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स जो भी आप दे रहे हो, चाहे आप UPPSC की तैयारी कर रहे हो, MPPSC की तैयारी कर रहे हो, झारखंड PSC या अन्य स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपको ये क्वेश्चन जरूर हेल्प करेंगे और हम आशा करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा आज की क्लास में। सो ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड्स, इनमें से जो ये हमारे को अमल दिए हुए हैं, इन ऑर्गेनिक एसिड्स में से कौन से वो ऑर्गेनिक एसिड है जो ग्रेप्स में यानी कि अंगूर में, टैमरिन में यानी कि इमली में और बनाना यानी कि केले में मौजूद होते हैं अच्छी या ज्यादा मात्रा में, राइट। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये एसिड्स कौन कौन से फ्रूट्स में अवेलेबल होते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो एसिटिक एसिड जो होता है आपका एप्पल्स में पाया जाता है, सेब अंगूर में पाया जाता है यानी कि ग्रेप्स में भी पाया जाता है, ऑरेंजेस में भी होता है, संतरों में भी एसिटिक एसिड मौजूद होता है और साथ ही पाइनएप्पल्स में भी होता है। तो मेजरली इन फ्रूट्स में जो है, इन फलों में एसिटिक एसिड अच्छी मात्रा में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जैसे कि नाम से ही लग रहा है, सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। तो आपके नींबू हो गए, लेमन्स, लाइम्स एंड ऑरेंजेस में आपको सिट्रिक एसिड अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। लैक्टिक एसिड, अब लैक्टिक एसिड जो होता है वो सावर यानी कि खट्टे मिल्क प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे आपका योगर्ट हो गया, पनीर हो गया, जिसको हम कॉटेज चीज भी बोलते हैं, ऐसे आइटम्स में आपको लैक्टिक एसिड मिलता है, राइट। लास्ट है टार्टारिक एसिड। अब टार्टारिक एसिड आपको काफी सारे फ्रूट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि एप्पल्स हो गए, एवोकाडोज हो गए, ये कुछ महंगे फ्रूट भी हैं जो आसानी से हम जैसे लोगों को मिल नहीं पाते हैं। तो एप्पल्स, एवोकाडोज, एप्रिकॉट्स, देन ऑरेंजेस, ग्रेप्स, टैमरिंड, बनाना, इन सभी फलों में आपको टार्टारिक एसिड मिलता है। तो अब हमें यही बताना था कि ग्रेप्स में, इमली में और बनाना में इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड हमें अच्छी मात्रा में मिलता है। तो सही जवाब है टार्टारिक एसिड। बाकी जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो किन फ्रूट्स में पाए जाते हैं ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लें। इस तरह की जो बहुत ही फाइन डिटेल्स में जाके क्वेश्चंस होते हैं UPPSC में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी प्रीलिम्स 2017 में ही पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे टॉपिक जब भी आप पढ़े तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े कि ऐसी डिटेल्स आपको कवर करते हुए चलना है, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आज का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड्स, इनमें से जो ये हमारे को अमल दिए हुए हैं, इन ऑर्गेनिक एसिड्स में से कौन से वो ऑर्गेनिक एसिड है जो ग्रेप्स में यानी कि अंगूर में, टैमरिन में यानी कि इमली में और बनाना यानी कि केले में मौजूद होते हैं अच्छी या ज्यादा मात्रा में, राइट। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये एसिड्स कौन कौन से फ्रूट्स में अवेलेबल होते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो एसिटिक एसिड जो होता है आपका एप्पल्स में पाया जाता है, सेब अंगूर में पाया जाता है यानी कि ग्रेप्स में भी पाया जाता है, ऑरेंजेस में भी होता है, संतरों में भी एसिटिक एसिड मौजूद होता है और साथ ही पाइनएप्पल्स में भी होता है। तो मेजरली इन फ्रूट्स में जो है, इन फलों में एसिटिक एसिड अच्छी मात्रा में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जैसे कि नाम से ही लग रहा है, सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। तो आपके नींबू हो गए, लेमन्स, लाइम्स एंड ऑरेंजेस में आपको सिट्रिक एसिड अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। लैक्टिक एसिड, अब लैक्टिक एसिड जो होता है वो सावर यानी कि खट्टे मिल्क प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे आपका योगर्ट हो गया, पनीर हो गया, जिसको हम कॉटेज चीज भी बोलते हैं, ऐसे आइटम्स में आपको लैक्टिक एसिड मिलता है, राइट। लास्ट है टार्टारिक एसिड। अब टार्टारिक एसिड आपको काफी सारे फ्रूट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि एप्पल्स हो गए, एवोकाडोज हो गए, ये कुछ महंगे फ्रूट भी हैं जो आसानी से हम जैसे लोगों को मिल नहीं पाते हैं। सो एप्पल्स, एवोकाडोज, एप्रिकॉट्स, देन ऑरेंजेस, ग्रेप्स, टैमरिंड, बनाना, इन सभी फलों में आपको टार्टारिक एसिड मिलता है। तो अब हमें यही बताना था कि ग्रेप्स में, इमली में और बनाना में इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड हमें अच्छी मात्रा में मिलता है। तो सही जवाब है टार्टारिक एसिड। बाकी जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो किन फ्रूट्स में पाए जाते हैं ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लें। इस तरह की जो बहुत ही फाइन डिटेल्स में जाके क्वेश्चंस होते हैं UPPSC में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी प्रीलिम्स 2017 में ही पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे टॉपिक जब भी आप पढ़े तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े कि ऐसी डिटेल्स आपको कवर करते हुए चलना है, राइट।
So now let's move on to the next question. दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें बताना है which one of the following fuels will produce minimum environmental pollution. तो जो यहाँ पे दिए गए फ्यूल्स हैं हाइड्रोजन, डीजल, केरोसिन और कोल, इनमें से हमें बताना है कि सबसे ज्यादा कम पोल्यूशन करने वाला कौन सा फ्यूल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है इन सब में से सबसे कम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन करने वाला फ्यूल है। यही कारण है कि कई सारे डेवलपिंग नेशंस जैसे कि जापान आर ऑल्सो रिसर्चिंग कि पूरा का पूरा जो उनका कंट्री है वो हाइड्रोजन फ्यूल पे चल सके, राइट। तो मतलब जो भी उनके बड़े बड़े रिएक्टर्स हैं, जो भी फर्नेसेस हैं, वो हाइड्रोजन फ्यूल पे पावर्ड हो। अब इसके एसोसिएटेड रिस्क्स भी हैं, इसलिए अभी कमर्शियल एप्लीकेशन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का नहीं देखने को मिला है, बट आने वाले टाइम में हम आशा करते हैं कि ऐसे ऑल्टरनेटिव फ्यूल जो पोल्यूशन भी कम करें और जिनकी एफिशिएंसी भी ज्यादा हो, ऐसे फ्यूल्स हम यूज करें, व्हिच इज बेटर फॉर द एनवायरनमेंट एंड द ग्लोबल पॉपुलेशन एट लार्ज, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। दोस्तों अगला सवाल, ये सवाल भी प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया था, काफी रेलेवेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैक्सिमम इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि इस तरह के सवाल जनरली आप स्किप कर जाते हैं, कवर नहीं कर पाते। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अच्छे से फॉलो करें तो ये सवाल आप कवर कर पाओगे, राइट। तो अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है इनमें से जो जानवर लिखे हुए हैं यहाँ पे, इनमें सबसे ज्यादा ब्रेन इन प्रोपोर्शन टू इट्स बॉडी साइज किसका होता है, यानी कि ब्रेन इस टू बॉडी का जो रेशियो होता है वो सबसे ज्यादा किस जानवर में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है आंट्स, यानी कि चींटियां। चींटियों में जो उनकी बॉडी का साइज होता है उसकी अपेक्षा में जो ब्रेन का साइज होता है वो मैक्सिमम होता है। इनफैक्ट कुछ जो चींटियों की प्रजातियां होती हैं, स्पीशीज होती हैं, उसमें 14 to 15% ऑफ द बॉडी साइज उनके ब्रेन का साइज होता है। करेक्ट है। अब इससे रिलेटेड कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। कैटीशियंस जो कैटेगरी रहती है कैटीशियंस की, उसके अंदर में डॉल्फिन्स का मैक्सिमम ब्रेन टू बॉडी रेशियो पाया जाता है। जो रेप्टाइल्स होते हैं उसके अंदर में आपकी मॉनिटर लिजर्ड्स, टेगस और एनोल्स, इनका जो होता है लार्जेस्ट ब्रेन टू बॉडी रेशियो होता है। और बर्ड्स की कैटेगरी में तोते यानी पैरट्स, कौवे, क्रोज, जेज और रेवंस, ये कुछ बर्ड्स हैं जिनका मैक्सिमम ब्रेन टू बॉडी रेशियो पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है एंट्स। इन दिए गए एनिमल्स में सबसे ज्यादा ब्रेन टू बॉडी रेशियो एंट्स में पाया जाता है, चींटियों में पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। An artificial satellite can be tracked very precisely from the earth by using which of the following principles? अब ये सारे फिजिक्स के प्रिंसिपल हैं। अब हमें ये बताना है जो कृत्रिम उपग्रह है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में रिलीज किया गया है, उसका मूवमेंट अर्थ पे बैठे बैठे हम कैसे ट्रैक करते हैं। तो अब इसमें जो फिजिक्स का प्रिंसिपल यूज होता है वो होता है डॉपलर इफेक्ट, इसलिए इस क्वेश्चन का भी सही जवाब है डॉपलर। अब ये काम कैसे करता है हम वो देख। तो क्या है, वेव्स जो होती हैं हर स्टैटिक या कोई चीज जब मूवमेंट में होती है तो उसमें से कॉन्स्टेंटली निकलती। अब जैसे सन भी है तो उससे कॉन्स्टेंटली वेव्स निकलती जा रही है। कोई यहाँ पे ट्रक है जिससे जो पास कर रहा है हमसे या जिससे हम दूर से निकल रहे हैं, उससे भी कॉन्स्टेंटली वेव्स निकलती रहती हैं। ये वेव का अपना एक इनहेरेंट फिनोमेना है, राइट। अब मान लीजिए ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कॉन्स्टेंटली इन मोशन है अराउंड द अर्थ। तो अर्थ पे बैठे बैठे हम डॉपलर इफेक्ट को यूज करके कैसे पता लगाएंगे कि वो कहाँ पे। सिंपल है बहुत। अब जब ये सैटेलाइट मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, आपकी तरफ आएगी तो इसके जो वेव्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हो। इन चेंजेस को डिटेक्ट करके हम पता लगाते हैं कि वो सैटेलाइट का एग्जैक्ट पोजीशन अभी कहाँ है। जब कोई चीज हमारी तरफ आती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज होता है, और जब वो हमसे दूर यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज होता है। इन्हीं फ्रीक्वेंसीज को ऑब्जर्व करके और फॉर्मुलेट करके हम उसकी पोजीशन का एग्जैक्ट पता लगा सकते। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है डॉपलर इफेक्ट, जिसको यूज करके हम एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अर्थ पे बैठे बैठे काफी हाई एक्यूरेसी से उसकी पोजीशन जो है डिटरमाइन कर सकते हैं, पता लगा। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के फिजिक्स के जो प्रिंसिपल पे सवाल होते हैं इनमें कंसेप्ट्स हमेशा कांस्टेंट होते हैं, घुमा फिरा के, राइट। ये सवाल भी प्रीलिम्स 2017 में आया हुआ है, तो ऐसे कंसेप्ट्स आप ध्यान में रखें और टाइम टू टाइम उन्हें रिवाइज जरूर करें। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल दिया है इन्होंने। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक है, ये इलेक्ट्रिक गलत प्रिंट हुआ है, इसके बदले आएगा 20 आवर्स। ये करेक्शन आया था पेपर के अंदर में भी। ये सवाल प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया था। यहाँ पे बताना है कि अगर 5 बल्ब 100 वॉट कैपेसिटी के 20 घंटे के लिए जलाए जाते हैं तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन हमारा कितना होगा, राइट। तो एनर्जी कंजम्पशन जो होगा, एनर्जी कंजम्पशन, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब पावर की बात करते हैं तो टोटल कितने बल्ब हैं, 5। एक का पावर कितना है,
100 वॉट्स इनटू कितने घंटे के लिए जलाए जा रहे हैं, इल्यूमिनेट किए जा रहे हैं, 20 आवर्स के लिए, राइट। तो इसका आएगा वॉट आवर इसकी यूनिट हो जाएगी, और 5 बल्ब है इसलिए 5, एक बल्ब का है 100 वॉट्स कैपेसिटी और 20 आवर्स के लिए उनको इल्यूमिनेट करना है। तो यहाँ पे यूनिट जो आएगी वो 100 वॉट का वॉट और 20 आवर्स का आवर से कंबाइन होके वॉट आवर बनेगी। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,000 वॉट आवर, विच इज अगर हम किलो वॉट्स में इसको कन्वर्ट करते हैं तो फिर आएगा 10 किलो वॉट आवर। इसका मतलब 10 यूनिट्स, करेक्ट है। अब एक फटाफट और देख लो एक बार इसको। एनर्जी कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू टाइम। पावर क्या दिया हुआ है 100 वॉट, तो 100 वॉट कितने बल्ब हैं, 5 बल्ब्स हैं, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा 5 इंटू 100 वॉट। कितने टाइम के लिए इल्यूमिनेशन है, 20 आवर्स के लिए इल्यूमिनेशन है, तो 5 इंटू 100 वॉट इंटू 20 आवर्स, राइट। अब इसका जो यूनिट हो जाएगा इस कैलकुलेशन का वो वॉट आवर रहेगा एनर्जी कंजम्पशन का। सो 5 इंटू 100 इंटू 20 इज 10,000 वॉट आवर। अब वॉट आवर को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो किलो वॉट आवर में आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 10 किलो वॉट आवर, यानी कि 10 यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा 10 यूनिट्स। तो क्लियर है। अब यहाँ पे फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अगर फॉर्मूला याद रहेगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप उसको सही से आंसर कर पाएंगे, राइट। तो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। क्या है, सब्सक्राइबर्स के नंबर अगर बढ़ते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है हर वीडियो के साथ। एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि एक जो ये ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसका फायदा सबको हो। एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, आइडियाज हैं और टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं हम और वीडियोस बनाएं, प्लीज कमेंट, वी विल ट्राई टू कवर देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में।